कि थोड़ा सा फंडामेंटल स्टॉक कैसे हम सिलेक्ट करते हैं, या फिर लोगों को क्या है कि स्टॉक कौन सा लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए, फंडामेंटल क्या होता है, टेक्निकल क्या होता है, एक बेसिकली एजुकेशन पर्पस के हिसाब से मैं यहाँ पे कुछ बातें शेयर कर देता हूँ। मतलब जो भी कुछ मेरा एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे। अब मार्केट कैप तो सबसे पहले देखना चाहिए। बेसिकली ये लार्ज कैप में शेयर्स आता है। लार्ज कैप, मिड कैप हम्म। एंड स्मॉल कैप, ये तीन तरीके के कैपिटलाइजेशंस होते हैं। ओके। ये देखो अभी दिख रहा है स्क्रीन। यस यस, सो हमें हाँ, ऑल जो तो भी मतलब, कंपनीज है उसके हाँ तो मतलब ये कैपिटल ऐसा भी वाइज। नहीं कि कोई भी साइट में यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ये तो ऑथराइज साइट है। यहाँ पे आपको देख रहे हो कि रिलायंस है, टाटा है, ये टाटा कंसल्टेंसी, एचडीएफसी बैंक, भारतीय एयरटेल, आईसीआईसीआई बैंक, ये ओके। और सिमिलर वे में उनका ओके। रिजर्व भी बढ़ रहा है। मतलब ऐसा नहीं कि उनका लोन तो ठीक है चलो कम हो गया, या फिर एक सेम वे में है, 55,000 10 ईयर पहले था, और यहाँ पर भी 57,000 ही है, तो उसके हिसाब से उनका एसेट भी बढ़ा है, प्रॉफिट भी बढ़ा है, एंड रिजर्व भी बढ़ रहा है। 37,000, 40,000, 43,000, और ये हो गया लगभग 1 लाख के आसपास, यानी कि 97,381 CR। तो इतना उनका रिजर्व भी बढ़ रहा है। अगर आगे चल के उनको कुछ कैपिटल रिस्ट्रक्चर हो गया या फिर कैपिटल ग्रोथ वगैरह के कुछ डिसीजन लेने हो, तो दे कैन यूज देयर रिजर्व। एचडीएफसी में अगर मैं देखूँ, तो अगर आप यहाँ पे डेप आपको ज़्यादा दिखेगा, क्योंकि उनका बिजनेस मॉडल ही डिफरेंट है। एल एंड टी का कैसा है कि वो प्रोडक्शन करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इनका बिजनेस मॉडल अलग है, उनका धंधा ही अलग है। ये लोगों से पैसा लेते हैं और लोगों को ही पैसा देते हैं। उनका जो बिजनेस मॉडल है दैट इज कम्प्लीटली डिपेंड ऑन फाइनेंस, फंड के ऊपर ही उनका पूरा बिजनेस चलता है। तो हमेशा आपको ये डेब्ट का पोर्शन भी ज़्यादा दिख सकता है। यहाँ पे आपका डेब्ट टू इक्विटी हमेशा बढ़ा बढ़ा ही रहेगा। तो वो एक फिगो कैसे ड्रॉ करते हैं वो भी मैं बता देता हूँ। ये इटालियन मैथमेटिशियन था। यानी कि हर एक नंबर का जो ग्रोथ होता है एक स्पेसिफिक वे में ही ग्रोथ होता है। इसमें जो उन्होंने एग्जांपल दिया था वो एक फ्लावर्स का था, यानी कि फ्लावर्स का किस तरीके से वो एक फॉर्म होता है, डेवलप होता है। और ह्यूमन बॉडी का भी सिमिलर एग्जांपल भी इसी ने डेवलप किया था। और अब फ्लावर्स का भी देखो, ये सनफ्लावर का एग्जांपल है, वो पूरा ग्रोथ कैसे होता है। एंड विथ ह्यूमन बॉडी भी यहाँ पे डिफाइन, यानी कि हमारा पूरा जो स्ट्रक्चर है, ये पूरा अगर आप देखोगे तो एक स्पेसिफिक वे में ही होता है। मतलब पॉइंट ए से लेके बी तक जितना डिस्टेंस है, फिर वो सी से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है, एक स्पेसिफिक वे में ही होता है। नंबर के हिसाब से देखा जाए तो इसको जो गोल्डन रेशियो आता है दैट इज 1.618 जो होता है, वो इसका गोल्डन रेशियो है कि एक स्पेसिफिक लिमिट के बाद वो इसी वे में एडिशन होता जाता है। यहाँ ओके। पर भी मेंशन करके रखा है 1.618। तो सिमिलरली मार्केट में भी ये एप्लीकेबल होता है। ओके, सो ये पूरा डिस्कशन हम हिंदी में ही करते हैं, जो कि हम यूट्यूब पे अपलोड करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम क्लाइंट के रेफरेंस के लिए हिंदी अंडरस्टैंडिंग होता। ओके। हेलो यप। सागर, आपको आवाज़ आ रही मेरी? यस यस, आवाज आ रही है। ओके। तो जस्ट मिनट। हम्म तो कैसे कि सबसे पहले मैं खुद के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। वैसे तो आपको पता ही है ऑलरेडी। सो मेरा नाम है अभिषेक अभिषेक राजेश महाले। एंड पिछले अराउंड 10 ईयर से मैं मार्केट में हूँ। स्टार्ट किया था 2015 में, अभी 25 चालू है। जब स्टार्ट किया था तब तो मैं इंडिविजुअल बेसिस पे खुद का ही पोर्टफोलियो वगैरह देखता था। मार्केट में एमबीए किया है तो उसके बेसिस पे हमारे वर्कशॉप वगैरह होते थे कॉलेज में। तो उसके बेसिस में हम सिक्योरिटी एनालिसिस वगैरह पता था थोड़ा बहुत, तो खुद के बेसिस पे स्टार्ट किया था। तो धीरे धीरे मेरा जॉब भी चालू हो गया। कोटक सिक्योरिटीज़ में मैं था, फिर उसके बाद एक्सिस सिक्योरिटीज़ में था। वहाँ पे हम लोगों को गाइड करते थे, इक्विटी कोर इक्विटी में ही देखते थे, यानी कि उसका शॉर्ट टर्म हो गया, लॉन्ग टर्म हो गया। तो उसके बेसिस पे धीरे धीरे एक्सपीरियंस बढ़ता गया। तो अभी मेरा खुद का अभी यहाँ पे अपना फर्म है दैट इज़ अर्थ इन्वेस्टमेंट। तो इसमें हम लोगों को सिमिलर वे में पोर्टफोलियो के हिसाब से उनको गाइड करते हैं, उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जितने भी एंजल के साथ हमारा टाइप है, ऑथोराइज पार्टनरशिप है उनके साथ। तो जैसे एंजल के या फिर कुछ इंडिया में जितने मल्टीपल ब्रोकर्स है, तो जितना मुझे कॉल्स वगैरह के अपडेट आते हैं, एक्सपीरियंस के बेसिस पे हम लोगों को उनको पास ऑन करते जाते हैं, और उनका पोर्टफोलियो वगैरह या फिर धीरे धीरे ग्रो होता है। कोई इन्वेस्टमेंट करता है इक्विटी में, तो कोई करता है अपना सिप में, जैसे कि इक्विटी एसआईपी हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया। तो इसके बेसिस में हम अपना पूरा आपको गाइड करते जाते हैं। तो ये हो गया मेरी तरफ से।
और यू कैन टॉक अबाउट योर सेल्फ, मतलब आपका जो भी कुछ एक्सपीरियंस रहा है पिछले, हमने कब से स्टार्ट किया क्या है, या फिर आपके जो भी कुछ क्वेश्चन है आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। Sure. So, my name is मेरा नाम है सागर कुलते। मैं आईटी इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ एंड मैं करेंटली पुणे में रिलोकेटेड हूँ। सो मैं अर्थ इन्वेस्टमेंट के साथ पिछले 6-7 महीने से जुड़ा हुआ हूँ। और मैंने कुछ अपने फ्यूचर प्लान को नज़र मतलब देखते हुए इन्वेस्टमेंट किए। और हम्म। या लुकिंग फर्दर। तो बेसिकली कैसे, मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, मतलब जैसे हमने डिस्कस किया था कि थोड़ा सा फंडामेंटल स्टॉक कैसे हम सिलेक्ट करते हैं, या फिर लोगों को क्या है कि स्टॉक कौन सा लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए, फंडामेंटल क्या होता है, टेक्निकल क्या होता है, एक बेसिकली एजुकेशन पर्पस के हिसाब से मैं यहाँ पे कुछ बातें शेयर कर देता हूँ, मतलब जो भी कुछ मेरा एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे। तो मैं यहाँ पे ओके। स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। आपको मेरी स्क्रीन दिख रहा है अभी? इट्स लोडिंग। नाउ विजिबल। विजिबल है? ओके। तो बेसिकली क्या है, आई थिंक वीडियो स्टॉप, हाँ वीडियो भी है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, ये तो अपना स्क्रीनर डॉट इन है जो कि पब्लिकली अवेलेबल है। जस्ट ए यस। मिनट। मोबाइल। ओके। तो यहाँ पे स्किनर डॉट इन है, जिसमें हमें पूरे कंपनी के सारा डेटाबेस मिल जाता है फंडामेंटल एनालिसिस के लिए। स्किनर डॉट इन एक ऐसा साइट है, वहाँ पे हम कंपनी का नाम डालते हैं, आपको पूरा सेक्टर वाइज हो गया, या फिर आपका इंडिविजुअल स्टॉक का भी आप सर्च करोगे तो भी आपको पूरे का पूरा डिटेल्स मिल जाता है। कुछ रेशोज वगैरह होते हैं जो मैंने अब ऑलरेडी एडिट करके रखे थे। हम्म, मतलब अभी ये आप यहाँ पे देखो कि स्टॉक का पीई क्या है, फिर उसका बुक वैल्यू क्या है, उनका डेप्थ कितना है, या फिर आपका लास्ट 5 ईयर्स में उनका डेप्थ कम हो रहा है क्या। यहाँ पे आप देख रहे हो कि तो वहाँ पे 1,43,100 ये सीआर में उनका लोन है लास्ट 5 ईयर्स में। फिर लास्ट 3 ईयर्स में उनका वो लोन कम हो चुका है। उनका इन्वेस्टमेंट कितना है, उनका अर्निंग पर शेयर कितना है, उनका कैश फ्लो बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। लास्ट ईयर का कंसिस्टेंसी उनका 38,000 सीआर है, उनका कैश फ्लो है। तो और ये पिछले 5 साल का है। ओके। हम्म। तो डिविडेंड दे रही है या नहीं दे रही है, उनका डेट टू इक्विटी रेशियो क्या है। यहाँ पे उनका डेट टू इक्विटी देख रहे हो आप, 1.36 से आइडियली वो लेस देन 1 होना चाहिए। पर ऑल दो कि इनका थोड़ा सा कॉन्ग्लोमरेट ग्रुप पे है, इंजीनियरिंग में भी है, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शंस वगैरह इसमें भी है, तो उनका डेट का रेशियो हम यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं। ये आरओसी ओके। होता है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, और ये होता है उनका रिटर्न ऑन इक्विटी। दोनों में डिफरेंस एक ही है, रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब उनका खुद का इक्विटी कितना है जिसके ऊपर वो कितना अर्न कर रहे हैं। और ये हो गया रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि जो भी कुछ मार्केट में उन्होंने पैसा लिया है, तो जितना भी उनके पास फंड आता है ये उसमें ऐड होता है, यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। एक्सटर्नल कैपिटल जो भी कुछ वो लेते हैं उसका आपको यहाँ पे कितना वो कमा रहे हैं उसके उस पैसे के ऊपर, तो वो हो गया उनके 14.5। और उनका जो खुद का इक्विटी है उसके ऊपर वो 16.6% कमा रहे हैं। आइडियली 15 to 20 के बीच में होता है तो अच्छा होता है, भले अगर ग्रेटर देन 20 है तो और बेटर है। तो ये हो गया थोड़ा सा बेसिक उनका फंडामेंटल। अब मार्केट कैप तो सबसे पहले देखना चाहिए, बेसिकली ये लार्ज कैप में शेयर्स आता है। लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप, ये 3 तरीके के कैपिटलाइजेशंस होते हैं। राइट। हाँ, तो लार्ज कैप मतलब कैसे होता है कि उनका फ्री फ्लोट के मार्केट में जितने भी आउटस्टैंडिंग शेयर है इन मल्टीप्लायर बाय इनकी मार्केट मार्केट प्राइस ऑफ दैट शेयर। मतलब मान लो कि आपका 500 का शेयर्स है और उनके नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स कितने हैं, दोनों का मल्टीप्लिकेशन जितना आएगा उतना आपका मार्केट कैप रहता है। राइट। ओके। तो बेसिकली जितना मार्केट कैप बढ़ा है उतना उसका कैटेगरी बढ़ा है, यानी कि वो लार्ज कैप में आता है। फिर थोड़ा सा कम हो गया तो मिड कैप, फिर उसके ओके। हिसाब से हाँ। तो इसका ऐसा स्पेसिफिक कुछ क्राइटेरिया नहीं है कि इतने स्पेसिफिक रेंज में कुछ होना चाहिए तो आप उसको लार्ज कैप कंसिडर किया जाए। इस आप इसको कंसिडर कर सकते हो कि जो टॉप 100 कंपनीज है वो आपको लार्ज कैप में कंसिडर कर सकते हैं। फिर उसके बाद 100 to 250 के रेंज में जितने भी कंपनीज आएंगे वो आपका मिड कैप, बाकी का आपका स्मॉल एंड माइक्रो कैप में कन्वर्ट होता है। इसका आपको लिस्ट भी चाहिए ओके। तो सिंपली अगर आप एमफी पे जाओगे ना, यानी कि
ओके। ये देखो अभी दिख रहा है स्क्रीन। यस यस, सो हमें हाँ ऑल द जो तो भी मतलब, कंपनीज है उसके हाँ तो मतलब ये कैपिटल ऐसा भी वाइज। नहीं कि कोई भी साइट में यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ये तो ऑथराइज साइट है। यहाँ पे आपको देख रहे हो कि रिलायंस है, टाटा है, ये टाटा कंसल्टेंसी, एचडीएफसी बैंक, भारतीय एयरटेल, आईसीआईसीआई बैंक, ये सारे के सारे शेयर्स आपको, आपका जो आपने बताया एलटी, दैट इज लार्सन टर्बो लिमिटेड, इनका आईएसएन यानी कि एनएससी रजिस्ट्रेशन कोड होता है, ये बीएससी का सिंबल, एनएससी का सिंबल, उनका मार्केट कैप कितना है। तो यह गया ऑरेंज कैटेगरीज में आपका लार्ज कैप है। फिर उसके बाद ग्रीन कैटेगरीज में आपका ये आपके टॉप 100 जो हो गए आपके सारे लार्ज कैप के शेयर्स। फिर 101 से जो स्टार्ट हो रहे हैं ये ग्रीन कलर में आपके मिड कैप के शेयर्स है। ये आपके 250 तक आपका मिड कैप हो गया, 251 के ऊपर आपके जितने भी रह गए वो पूरे का पूरा आप यहाँ पे देख रहे हो स्मॉल कैप मेंशन किया है। ओके। ओके हाँ तो आपका जो हिंदुस्तान कॉपर हो गया, एनबीसीसी हो गया, ये बंधन बैंक हो गया, सन टीवी हो गया, ये आपका स्मॉल कैप में आता है। ओके। हाँ तो इस तरीके से हम इसको कैटेगरी का मेंशन किया है। ठीक मूव है। ऑन टू अगेन अपना जो स्क्रीनर है, तो ये आपका स्क्रीनर, ये पेयर कंपैरिजन यहाँ पे मेंशन करके रखे हैं, यानी कि इस सेक्टर में, सेम सेक्टर में, सिविल कंस्ट्रक्शन हो गया आपका, जो एलएनटी के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, तो ये उनके कॉम्पिटिटर्स आप कंसिडर कर सकते हो, सेम सेगमेंट में अवेलेबल है मार्केट में, यानी कि आपको एलएनटी लेना है तो उनके कॉम्पिटिटर के हिसाब से आप उनको वैलिडेट कर सकते हो कि ये कितना अर्न कर रहे हैं, बाकी के कितना अर्न कर रहे हैं, उनका परफॉर्मेंस कैसा है क्वार्टर वाइज, एनुअल वाइज, आप पूरे का पूरा कंपैरिजन यहाँ पे देख सकते हो। जैसे कि हमने डेप टू इक्विटी की बात की थी, तो इनका 1.36 है एलएनटी का, रेल विकास का यहाँ पे 0.57 है, इनका एनबीसीसी का लगभग ना के बराबर ही है। तो ये उनका पूरा फंडामेंटल यहाँ पे शो है, ये क्वार्टरली बेसिस पे उनके रिजल्ट्स है। ओके। अब इसको ओके हम देखा जाए तो इसे हम जो सेल्स है उसको बोलते हैं टॉप लाइन, एंड जो बॉटम में है दैट इज उनका नेट प्रॉफिट है उसको बोलते हैं बॉटम लाइन। तो टॉप लाइन, ओके हाँ फंडामेंटल मतलब उनको एनालिसिस में ऐसा एक स्पेसिफिक टर्म्स होते हैं उसके हिसाब से उसको बोलते हैं। टॉप लाइन है कि उनका सेल्स उनका कितना बढ़ रहा है क्वार्टरली बेसिस पे, अगर आप नंबर देख रहे हो तो ग्रेजुअली यहाँ पे नंबर बढ़ते जा रहे हैं। तो ये इनका, ये हो गया सेल्स बढ़ रहा है। पर सिमिलर वे में उनका नेट प्रॉफिट यानी कि बॉटम लाइन भी बढ़ रहा है क्या, नहीं वो भी देखना जरूरी है, तो भी इनका यहाँ पे ओके अच्छे खासे लेवल पे बढ़ रहा है। एंड इन बिटवीन इनका अदर इनकम में भी कुछ सडनली इंक्रीज हो रहा है, तो वो भी थोड़ा सा नोटिस करना चाहिए। अदर इनकम बेसिकली क्या है कि उनका, अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो एक्सपेक्टेशन वगैरह कुछ नहीं, ये एक्सेप्शनल का पॉइंट अगर कम रहा तो अच्छा है, यानी कि उनका जो कोर बिजनेस है उसके अलावा वो ये कितना काम कर रहे हैं। बेसिकली ओके यहाँ पे थोड़ा सा कम रेशो रहेगा तो भी चलता है, मतलब कम ही रहना चाहिए, क्योंकि आप आपका जो कोर बिजनेस है वो छोड़ के अगर आप अर्न कर रहे हो, मतलब कुछ ना कुछ आप दूसरा स्टार्ट कर रहे हो, या फिर दूसरी तरह से आप सोर्स ऑफ इनकम है, तो वो थोड़ा नहीं होना चाहिए। मतलब कि इनकम स्टेटमेंट जिसे हम बोलते हैं वो भी स्लोली ग्रेजुअली इंक्रीज वे में है। ये उनका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मूव ऑन करते हैं बैलेंस शीट में। बेसिकली ये लायबिलिटी साइड उनका इक्विटी का सेक्शन है, यानी कि जब भी कोई कंपनी स्टार्ट करती है तो वहाँ पे उनका वो कितना फंड लगा रहे कंपनी स्टार्ट करने के लिए, कोई भी कंपनी हो स्टार्ट कर रहे हैं उनका कुछ बेसिक ओन इक्विटी होता है स्टार्ट करने के लिए। तो वो एक हो गया, प्लस उसके बाद जैसे हमने बात किया था कि उनका आरओसी हम मेंशन करते हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल ओके एम्प्लॉयड, तो वो कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कि उनका लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कितना है, तो कैपिटल उन्होंने कितना उठाया मार्केट में, तो वो उसमें से ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स उनका, यानी कि लॉन्ग टर्म का उनका लोन कितना है, शॉर्ट टर्म का लोन कितना है, ये नंबर इनके, जैसे कि हमने सेल्स का देखा था, सेल्स नंबर आपका बढ़ रहा है, टॉप लाइन बढ़ रहा है अच्छी बात है, बॉटम लाइन बढ़ रहा है अच्छी बात है, पर आपका बोरोइंग भी उसी तरीके से स्लोली, एक तो स्लोली या फिर सिमिलर वे में थोड़ा सा कम होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे 55,000 ओके। था तो धीरे धीरे उनका ये थोड़ा सा बढ़ भी चुका है। तो वापिस से यहाँ पे आप देख रहे हो इन बिटवीन आपका यहाँ पे शायद कोविड का टाइम था इसलिए थोड़ा सा बढ़ चुका होगा, ये 2020 एंड 21 में यहाँ पे देखो 74,000 हो गया, 82,000 हो गया, 82,000 हो गया, ये पूरे नंबर्स करोड़्स में यस। है। तो यहाँ ओके। पे फिर से उनका डेप्ट कम हो रहा है, जो कि अच्छी बात है। फिर उसके या। हिसाब से उनका इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रहा है। इन्वेस्टमेंट देखिए यहाँ पे एसेट्स उनका बढ़ रहा है, 1,40,000 था एसेट यहाँ पे, ये साल है 2014 का, यानी कि हम यहाँ पे देख रहे हैं लास्ट 10 ईयर्स। तो ये अगर आप ये देखोगे पूरा एसेट उनका बढ़ रहा है, दैट इज फिक्स एसेट बढ़ रहा है 2,77,665, जो कि यहाँ पे 1,14,000 था। सिमिलरली इन इन्वेस्टमेंट 8,100, तो अभी वो बढ़ के हो गया 54,800। ये काफ़ी अच्छा रेशो है, पिछले 10 ईयर्स से ये काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा है।
जिसे हम कंपाउंडेड ग्रोथ बोलते हैं, तो वो एक अच्छा ग्रोथ है। तो ये आ गया आपका बैलेंस शीट का पूरा। एक पॉइंट इसमें मैं ऐड कर देता हूँ, इक्विटी का बेसिकली कैसे होता है कि ये इक्विटी बेसिकली अगर आप यहाँ पे देखोगे तो वो नंबर काफ़ी कंसिस्टेंट रहता है। यानी कि शुरू में जिनका वो कैपिटल उन्होंने उठाया या फिर जो आप कैपिटल ऐड ऑन कर रहे हो, यानी कि जिसे हम एडिशनल कैपिटल वगैरह बोलते हैं, तो ये कैपिटल कभी आपका चेंज नहीं दिखेगा आपको। स्पेसिफिकली अगर आप बैंकिंग सेक्टर में देखोगे या फिर थोड़ा बाकी को कुछ सेक्टर्स होते हैं जिसमें आपको ये वेरिएशन दिखेगा, जिसे इक्विटी कैपिटल बोलते हैं। ओके। पर जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है उनका कैपिटल आपको लगभग सेम ही दिखेगा, यहाँ पे 185 186, फिर उसके बाद 280 हो गया, 281 281, कंसिस्टेंसी 281 ही है। यहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा इक्विटी बेच दिया होगा तो यहाँ पे इसलिए वो कम हो गया है, 281 से 275 हो गया। ओके। और सिमिलर वे में उनका ओके। रिजर्व भी बढ़ रहा है, मतलब ऐसा नहीं कि उनका लोन तो ठीक है चलो कम हो गया, या फिर एक सेम वे में है, 55,000 10 ईयर पहले था और यहाँ पर भी 57,000 ही है, तो उसके हिसाब से उनका एसेट भी बढ़ा है, प्रॉफिट भी बढ़ा है, एंड रिजर्व भी बढ़ रहा है, 37,000 40,000 43,000, और ये हो गया लगभग 1 लाख के आसपास, यानी कि 97,381 CR। तो इतना उनका रिजर्व भी बढ़ रहा है। अगर आगे चल के उनको कुछ कैपिटल रिस्ट्रक्चर हो गया या फिर कैपिटल ग्रोथ वगैरह के कुछ डिसीजन लेने हो, तो दे कैन यूज देयर रिजर्व। ओके। तो ये एक अच्छी बात हो गई। तो बेसिकली आपका ये इक्विटी का स्किनर कैसे आप उसको यूज कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट रेशो के साथ, ये हो गया। सिमिलरली अभी काफी लोग ये देखते हैं कि उस कंपनी में एफआई का डीआई का कितना होल्डिंग है उसके बाद ही हम लेंगे। तो ये बेसिकली आप लास्ट में देख सकते हो, पहले तो आपको ये है कि ऊपर का ये जो सेक्शन है फंडामेंटल क्या होता है वो पता होना चाहिए, फिर उसके बाद आप ये देख सकते हो, ऐसा कि देखना नहीं चाहिए। अभी आप ये देख सकते हो कि एफआई में कितना उनका बढ़ा चुका है, फिर उसके बाद डीआई में, एफआई यानी कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन होते हैं उनका रेशो कितना बढ़ हम्म। रहा है। 28% होल्डिंग था, फिर 22% था। ये क्वार्टर के बेसिस पे है। अब ये दिसंबर 24 में उनका 20.83 था, अभी मार्च 25 में थोड़ा सा रेशो कम हो चुका है। पर अगर डीआई की ओके। बात देखो तो डीआई का कंसिस्टेंसली थोड़ा सा बढ़ चुका है, 38% 40% 41 42.7। और जो टॉप होल्डिंग्स है उनका भी रेशो यहाँ पे मेंशन करके आता है, यानी कि एलआईसी है। एलआईसी के खुद के भी कुछ फंड्स होते हैं जो मार्केट में, जैसे म्यूचुअल फंड वगैरह बोलते हैं वैसे ही उनका खुद का भी कुछ इन्वेस्टमेंट होता है। तो मतलब ऐसा नहीं कि वो सिर्फ एलआईसी लोगों के इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं तो वहीं से लोगों को अर्न करके दे रही है, पैसे से पैसा बढ़ता है तो मार्केट में वो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। मतलब ऐसा है कि लोग बोलते हैं कि शेयर मार्केट थोड़ा सा ये जुगार की तरह है, तो अगर हम्म। एलआईसी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रही है मतलब थोड़ा सा कुछ तो वेटेज है। ये उसके बाद नॉन लाइफ पार्टनर उनका ये है, फिर उसका एसबीआई डिविडेंड ये फंड है, ये ईटीएफ है। एसबीआई का जो भी कुछ एएमसी है, यानी कि उनके डिफरेंट डिफरेंट फंड जो है हर एक कैटेगरी के। तो यह आपका ईटीएफ हो गया, या आपका मिनिमम वेरिएंस फंड हो गया। डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के फंड होते हैं, सबका कितना कितना वेटेज है और कितना इन्वेस्टमेंट है उस शेयर्स में, ये भी यहाँ पे मेंशन है। एच डी एफ ओके, सी ये काफ़ी। परसेंटेज में इक्विटी हाँ इन्वेस्टमेंट होगा। परसेंटेज, पूरा परसेंटेज में है, लिस्ट काफ़ी बड़ा है क्योंकि कंपनी भी बड़ी है। ओके। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो लोग बोलते हैं कि ये जुगाड़ है सट्टा है, तो इसके लिए एक और कंडीशन, यहाँ पे गवर्नमेंट का भी इन्वेस्टमेंट है। गवर्नमेंट खुद ओके। इन्वेस्ट कर रही है तो आप कैसे ऐसे बोल सकते हो। तो ये बेसिकली ये हो गया आपका एल एन टी का। तो ये हो गया ओके। आपका, हाँ। उसके बाद अगर आपको कुछ और स्टॉक सजेस्ट करना है, जैसे कि मैंने अभी बातों बातों में बता दिया था कि बैंकिंग सेक्टर का अगर आप देखोगे तो वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ओके। सो एचडीएफसी में अगर मैं देखूँ तो अगर आप यहाँ पे डेप आपको ज़्यादा दिखेगा क्योंकि उनका बिजनेस मॉडल ही डिफरेंट है। एल एन टी का कैसा है कि वो प्रोडक्शन करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इनका बिजनेस मॉडल अलग है, इनका धंधा ही अलग है। ये लोगों से पैसा लेते हैं और लोगों को ही पैसा देते हैं, उनका जो बिजनेस मॉडल है दैट इज कम्प्लीटली डिपेंड ऑन फाइनेंस, फंड के ऊपर ही उनका पूरा बिजनेस चलता है। तो हमेशा आपको ये डेब्ट का पोर्शन भी ज़्यादा दिख सकता है, यहाँ पे आपका डेब्ट टू इक्विटी हमेशा बढ़ा बढ़ा ही रहेगा। तो इसको अगर आप बोलोगे ओके। तो आप इसको कैसे क्या वैलिडेट कर सकते हो, तो इसमें डेब्ट इतना ज़्यादा देखने की ज़रूरत ही नहीं है।
अगर आपको देखना है तो आपका प्लेस परसेंटेज देखिए, यानी कि उनका जो भी कुछ प्रोमोटर होल्डिंग है वो कितना प्लेस करके रखे है, या फिर उनका इन्वेस्टमेंट का अमाउंट कितना बड़ा है वो देखिए, उनका कैश फ्लो कितना आ रहा है वो देखिए। फिर उसके बाद उनका स्टॉक भी आप दे सकते हो, वो तो आप किसी भी सेक्टर में देख सकते हो, उसमें इशू नहीं है। आरओसी और ROE भी आपको कम ही दिखेगा। इनका जो मैक्सिमम जो रेशो होता है दैट इज़ उनका अकाउंट्स कितना बढ़ रहे हैं, उनका जो बिजनेस मॉडल है दैट इज करंट अकाउंट वो ओपन करते हैं, सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं, एफडीज कितना दे रही है। तो इसके हिसाब से आप उनको वैलिडेट कर सकते हो। और कैसे कि कुछ लोगों का टेक्निकल का भी क्वेश्चंस था, जो भी कुछ मेरा एक्सपीरियंस के बेसिस पे है मैं यहाँ पे शेयर कर सकता हूँ। ओके। हम्म, तो ये ट्रेडिंग व्यू है कि 10 मिनट से है हमारे पास। तो ये ओके, नो प्रॉब्लम। तो ये हो गया आपका ट्रेडिंग व्यू, जहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे आपका कंपनी का नाम डालिए आपको पूरा आ जाएगा। फिर ग्लोबली आप कौन सा भी कंपनी लो, इंडिया का लो बाहर का लो, कौन सा भी कंपनी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये उनका यहाँ पे ड्यूरेशन है वीकली डेली मंथली के हिसाब से। और मैक्सिमम हर एक ब्रोकर के साथ ट्रेडिंग व्यू का टाइप है। जितने भी आपके आप यहाँ पे अपना ऑथराइज पार्टनर हम एंजल का है, अगर एंजल का लॉगिन करोगे तो आपको ये सेम चार्ट वहाँ पे दिखेगा। तो ओके। बेसिकली क्या ये मैं फीबो यहाँ पे मैंने ड्रॉ करके रखा है, तो मैं इसको लगे तो निकाल देता हूँ। तो वो एक फीबो कैसे ड्रॉ करते हैं वो भी मैं बता देता हूँ। फीबो एटलीस्ट होता क्या है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट होता है, यानी कि आपका एक 1 मिनट में एक्सप्लेन किया जाए तो हमारे जो यूनिवर्स का नेचर है वो किस तरीके से ग्रोथ हुआ है। यानी कि एक फिबोनाची करके एक पर्सन था जिन्होंने ये थ्योरी डेवलप की थी, तो इसके नाम से ही ये डेवलप हो गया, जिसे हम फिबोनाची सीरीज बोलते हैं। ये इटालियन मैथमेटिशियन था। यानी कि हर एक नंबर को जो ग्रोथ होता है एक स्पेसिफिक वे में ही ग्रोथ होता है। इसमें जो उन्होंने एग्जांपल दिया था वो एक फ्लावर्स का था, यानी कि फ्लावर्स का किस तरीके से वो एक फॉर्म होता है, डेवलप होता है। और ह्यूमन बॉडी का भी सिमिलर एग्जांपल भी इसी ने डेवलप किया था। और अब फ्लावर्स का भी देखो, ये सनफ्लावर का एग्जांपल है, वो पूरा ग्रोथ कैसे होता है। एंड विथ ह्यूमन बॉडी भी यहाँ पे डिफाइन, यानी कि हमारा पूरा जो स्ट्रक्चर है ये पूरा अगर आप देखोगे तो एक स्पेसिफिक वे में ही होता है। मतलब पॉइंट ए से लेके बी तक जितना डिस्टेंस है, फिर वो सी से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है, एक स्पेसिफिक वे में ही होता है। नंबर के हिसाब से देखा जाए तो इसको जो गोल्डन रेशो आता है दैट इज 1.618 जो होता है, वो इसका गोल्डन रेशो, यानी कि एक स्पेसिफिक लिमिट के बाद वो इसी वे में एडिशन होता जाता है। यहाँ ओके। पर भी मेंशन करके रखा है 1.618। तो सिमिलरली मार्केट में भी ये एप्लीकेबल होता है। और हम यहाँ पे चार्ट पे ओके। देखते हैं, चार्ट पे भी उसका एक कैसे है कि गोल्डन रेशियो यहाँ पे ऑलरेडी है, दैट इज 0.5% आपका काफ़ी अच्छा होता है, या 61.8% काफ़ी अच्छा है, 31.8% वो भी एक काफ़ी अच्छा रेशियो माना जाता है। मैंने यहाँ पे पिन करके रखा है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट है, इससे मल्टीपल ऑप्शंस है, पर ये नंबर वन का जो है मैं मोस्टली यही यूज़ करता हूँ, फिबोनाची रिट्रेसमेंट। तो अगर हम उसको ओके। ले ले, उसको ड्रॉ कैसे करते हैं कि जो रिसेंट के स्विंग हाई एंड लो है उसके बेसिस पे लेते हैं। अभी यहाँ पे आपको मल्टीपल हाई लो दिखेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है ये है कि यहाँ से हम ड्रॉ करेंगे यहाँ तक, यानी कि आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट है उसके बीच में आपका मार्केट करंट मार्केट प्राइस होना चाहिए। अब मैंने यहाँ से सपोज मान लो कि यहाँ से ले भी लिया, चलो ये भी लो लिया मैंने, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, पर अपना जो मार्केट प्राइस चालू है दैट इज करंट मार्केट प्राइस, वो है 6,999। अब ये 639 का मुझे मतलब कुछ फ़ायदा नहीं है ना लेके। ओके। तो इसलिए मैं जो भी आपका ये प्राइस रहेगा, ये इन बिटवीन 2 पॉइंट्स होना चाहिए, स्टार्ट पॉइंट एंड एंड पॉइंट के बीच में आपका मार्केट प्राइस होना चाहिए। एकदम नज़दीक भी नहीं होना चाहिए, यानी कि जो आपका एंड पॉइंट है उससे एकदम नज़दीक 5-10 रुपये ऊपर नीचे है वो भी नहीं चलेगा, यहाँ पे जो स्टार्टिंग पॉइंट है उससे एकदम नज़दीक वो भी नहीं चलेगा। ओके। तो ये आपका एंड पॉइंट हो गया, तो इसके बीच में यहाँ पे प्राइस। तो ये एक आप फीबो ड्रॉ कीजिए, फिर उसके बाद आप ऐसा कहीं नहीं है कि एक ही फीबो लेना है, आप मल्टीपल फीबो ले सकते हो। ये एक स्विंग आपने लिया, और रिसेंट स्विंग अगर आपको लेना है तो ऊपर से लेके नीचे तक ये एक भी आप एक ड्रॉ कर सकते हो। तो ये एक आपका एक सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। ओके। हम्म, मतलब तो इस केस में ड्यूरेशन का कोई रोल आता है क्या?
रेशो मतलब का। किस टाइम फ्रेम के लिए हम देख रहे हैं? हाँ। मोस्टली डेली एंड वीकली पे अगर आप करोगे अच्छा है। आपका टाइम फ्रेम का जो कैसे रहता है, एक मिनट। हम्म। टाइम फ्रेम का वैल्यू कैसे होता है कि जितना आपका टाइम फ्रेम बड़ा है उतना आपका रिजल्ट अच्छा रहेगा, एंड जितना आपका टाइम फ्रेम कम है उतना आपका रिजल्ट की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। ओके। तो जनरली कितनी टाइम फ्रेम के साथ देखना मेरा चाहिए? तो ऐसे रहता है कि जितना हायर द टाइम फ्रेम हायर द रिजल्ट, और लो द टाइम फ्रेम लो द रिजल्ट, मतलब नॉइज बढ़ जाता ओके। है। अगर आप इसको 1 आवर पे या फिर 50 मिनट्स में ड्रॉ करोगे तो आप इसमें ऐसा नहीं कि ड्रॉ नहीं कर सकते, डेफिनेटली आप स्विंग हाई लो स्विंग लो कर सकते हैं। ये मैंने 50 मिनट्स में ड्रॉ किया, यहाँ से मैं ये टॉप बॉटम ले सकता हूँ। ये हो गया आपका बॉटम, ये हो गया आपका टॉप। ये भी रेशो चलेगा। अगर आप ये देखोगे तो ये देखिए आपका, ये एग्जैक्टली 786 पे लिया है। अभी ये जो मैंने टॉप लिया है, ये यहाँ पे टॉप है, ओके। ये ओके। यहाँ पे टॉप है, एंड यहाँ से लेके वो नीचे तक आया है, यानी कि आप, आपको ये आगे का दिख रहा है इसलिए आपको लग रहा है कि नहीं नहीं अब तो आप ऐसे ही बता रहे हो। ये तो एक्चुअल चार्ट ऐसा था ना। मैंने ये यस। जो हाई लिया है, इसके नीचे ही मार्केट प्राइस जा रहा है, तो जा जाके भी वो यहाँ पे फर्स्ट टाइम उसने सपोर्ट लिया था। ये आपका 38.2 हो गया। फिर उसके बाद आप नीचे नीचे जाके यहाँ से भी थोड़ा सा माइनस रिट्रेस हुआ है। जैसे कि मैंने कहा थी, लो दी टाइम फ्रेम लो दी उसका रिजल्ट हो जाता है, नॉइज आपका बढ़ जाता है। मेरा ओके। हाँ, मेरा कैमरा की तरफ इसलिए व्यू नहीं है क्योंकि मैं कैमरा साइड पे है और स्क्रीन साइड पे है, तो वो थोड़ा सा प्लस माइनस है। तो ओके। हाँ, ये मैंने यहाँ पे भी ड्रॉ करके रखा था, ये यहाँ से लेके यहाँ तक। अगर आपको बड़ा टाइम फ्रेम में देखना है ना, तो वो भी आप देखो, मैं आपको एक रिजल्ट भी दिखा देता हूँ। रिसेंटली आई ई एक्स, उसका एक कॉल भी आया था, आई एक्स का, मतलब ऐसे सिक्योरिटीज़ का भी कॉल था, एंजल का भी कॉल था। फंडामेंटल भी अच्छी कंपनी है, उनके रिजल्ट भी अच्छे खासे आ रहे थे बीच में। तो इसके बेसिस पे मैंने ये लिया भी था। अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो मैंने ये वीकली पे फीबो ड्रॉ करके रखा था, जिसका 0.5 है 178.54, ओके। ओके। तो ये 0.5 है, यहाँ पर भी रेजिस्ट हुआ था, ये सपोर्ट लिया था, यहाँ से थोड़ा बाउंस करके ऊपर गया था, फिर जैसे ही उसने ब्रेक किया वापस से वो यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे उसने सपोर्ट लेके वो ऊपर गया है। तो अभी जो रिसेंटली अगर आप देखोगे, तो ये एग्जैक्टली यही से घुमा है। एग्जैक्ट लो भी उसका वही है। लो आपको दिख रहा है 178.50, या। ये देखिए, लो आ गया 178.50, हाई है उसका 185। तो एग्जैक्टली वो वहीं से घुमा है, एंड करंट मार्केट प्राइस वो 200 के आसपास जा चुका है। इट इज़ मोर देन 10% डिफरेंट विद इन हार्डली 1.5 वीक। यस। तो ये इस तरीके से राइट। फीबो काम करता है। अब उसको कौन से भी स्टॉक में कंसिडर कर सकते हो, ऐसा नहीं कि मैंने ओके। इसमें लिया। अब उसको मोस्टली कैसे कि जो एल एन टी हो गया, एल एन टी थोड़ा सा फंडामेंटली अच्छी कंपनी है तो हायर एफ ओ रन होते हैं। आपको अगर फीबो ड्रॉ करना है तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है। अगर आप इसको किसी दूसरे कंपनी में करोगे, जैसे कि ये चंबल फर्टिलाइज़र हो गया, ये तो मैं ऐसे एजुकेशन पर्पज़ के लिए करके रखा था। ये 38.2 है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो काफ़ी कंसर्ट हुआ है। या। और अगर आप इसको और थोड़ा सा जूम इन करोगे, तो ये यहाँ पे मल्टीपल्स आपको लाइन दिख रही है। ये अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मल्टीपल्स है, यानी कि एक दो तीन, ये आप नॉर्मली जैसे हम बोलते हैं ना सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये आपका रेजिस्टेंस की ओके। तरह काम कर रहा था। और उसी प्राइस के ऊपर वो सपोर्ट लेके वापस से ऊपर है, और उसी के नज़दीक आपका 38.2 है। ये फिर 547 का ये उसका रेजिस्टेंस लाइन है, इतना बड़ा। इतना बड़ा मतलब ये जून 24, एक साल से लिया जाए, पूरे एक साल का इसी रेंज में वो घूम रहा था, तो इसी रेंज पे वो वापस से वो सपोर्ट ले रहा है। तो आपका मल्टीपल कैसे है कि यहाँ पे ये एक 38.2 हो गया, ये 547 हो गया, तो ये हो गया आपका एक थोड़ा सा टेक्निकल व्यू के बेसिस पे। एंड जो हमने सबसे पहले देखा था दैट वाज आपका
ये फंडामेंटल बेसिस पे। दोनों में हमने पॉइंट्स यानी कि जो भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, एक 4 से 5 पॉइंट्स यहाँ पे मैंने इंक्लूड किया। टेक्निकल में भी हमने खाली सपोर्ट रेजिस्टेंस, एक कैंडल यहाँ पे कैसे सपोर्ट ले रहा है, या फिर फिबोनाकी क्या होता है वो उसको किस तरीके से यूज कर सकते हैं, वो भी मैंने यहाँ पे शेयर किया आपको। जैसे जैसे हमारा, आपको टाइम लिमिटेशन की वजह से हम काफ़ी कम स्टॉक यहाँ पे हमने डिस्कस किए, डिटेल में भी आगे चल के डिस्कस कर सकते हैं। ओके। तो बेसिकली ठीक मैंने है। ये, हाँ बेसिकली मैंने क्या है कि ये फिबोनाकी सिलेक्ट करने का रीज़न एक ही था कि फिबोनाकी आपका यू कैन कंसिडर एज ए प्राइस लीडिंग इंडिकेटर। इंडिकेटर नहीं है वो, एक ड्राइंग टूल है। तो हम इसको प्राइस लीडिंग की तरह यूज़ कर सकते हैं। जो बेसिकली बाकी के इंडिकेटर्स होते हैं, मूविंग एवरेज हो गया, ये सारे प्राइस लैगिंग होते हैं, यानी कि प्राइस का आपका मूवमेंट हो जाता है 1%, 2%, 3%, उसके बाद आपको वो इंडिकेट करता है, यानी कि आपको शो करता है कि हाँ यहाँ पे आपको एक रिस्पेक्टिव एक्शन ले सकते हो, बाय का हो गया, सेल का हो गया, जो भी कुछ है। तो फिबोनाकी हम इसलिए यूज ओके। करते हैं कि आपको एक पता है कि हाँ एक यहाँ पे रेजिस्टेंस बन रहा है, यहाँ पे एक सपोर्ट बन रहा है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा चंबल में, या फिर बाकी का आईएक्स में भी हमने देखा था। यहाँ पे कैसा एक ऑलरेडी हमें पता है, हाँ ये एक थोड़ा सा जोन है, इस जोन में अगर आपको बाइंग पैटर्न दिख रहा है, सेलिंग पैटर्न दिख रहा है, अकॉर्डिंग टू दैट लेवल और दैट पैटर्न यू कैन टेक रिस्पेक्टिव एक्शंस। ओके। तो ये एक ऐसा था। सिमिलरली ओके। एशियन पेंट का भी अगर आप देखोगे, ये भी आपको 38.2 का है। जो आईएएस का था दैट वाज 0.5 का लेवल था। ये है आपका 0.5, यहाँ पे आपको दिख रहा है। एशियन पेंट का अगर आप देखोगे, ये है आपका 444 टाइम्स 2। ये भी काफ़ी अच्छा लेवल था। तो यहाँ से वो काफ़ी बाउंस बार हुआ है, यानी कि आपका ये डे डे पे मैं ये यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, डे पे ये यहाँ पे आप देखोगे 4 टाइम्स 2 है, और ये गया है 2400 तक, यानी कि 200 250 पॉइंट की मूवमेंट हो हुई है यहाँ पे। तो कुछ इस तरीके से ये आपका टेक्निकल हो गया एंड फंडामेंटल हो गया। तो टाइम लिमिटेशन की वजह से हम इतना ही डिस्कस कर रहे हैं एज ऑफ नाउ। जैसे हम फ्यूचर में कुछ और डिटेल्स में भी डिस्कस करेंगे टेक्निकल में बाकी के क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे कि हम, वैसे मैंने अभी बोला कि ये लैगिंग की होता है, मूविंग एवरेज हो गया, आरएसआई हो गया। आरएसआई में आपका डाइवर्जेंस वगैरह जो है, तो आरएसआई को आप काफ़ी अच्छी तरीके से उसको आप यूज़ कर सकते हो। ये डाइवर्जन क्या होता है, ये भी हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। देर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स आप चार्ट में टेक्निकल में यूज़ कर सकते हो, वो भी हम डिस्कस करेंगे। एंड फंडामेंटल में भी एक स्पेसिफिक स्टॉक को लेके हम क्या क्या फंडामेंटल होता है, जो हम बेसिक इन्वेस्टर के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट की फैक्टर्स इन, क्या क्या हम उसको कंसिडर करना चाहिए, वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके। ओके। तो इसमें कुछ आपका क्वेरीज डाउट्स या फिर कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो, आपका अंडरस्टैंडिंग क्या है। अभी तो क्वेरीज नहीं है, जो कुछ क्वेरीज थी मैंने वो इन बिटवीन वीडियो के टाइम में मतलब मैंने पूछे भी थे। राइट राइट। यस बट या अभी मुझे मतलब बहुत सारे फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस के बारे में पता चला है आपके साथ डिस्कस करते हुए, हम्म जो कि बहुत अच्छा इंफॉर्मेटिव है और रियली हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड टू चूज द स्टॉक। हम्म। तो फिर ठीक है हम ये ऐसे मतलब हाँ बोलिए बोलिए, सॉरी, बोलिए बोलिए, सॉरी मुझे लगा कि हाँ, हो गया। मैं यही कह कि नो नो प्रॉब्लम। सो मैं यही कह रहा था कि एक अच्छा फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है, जो हम्म कि स्टॉक हमें कौन से कब किस पैरामीटर को देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए, इसके बारे में हमें पता चलता है आपके हम्म। वीडियो के साथ और आपसे बात करने के बाद। ओके। तो यहाँ पे हम कंक्लूड कर सकते हैं। सो एंड थैंक यू फॉर योर टाइम, प्रीशियस फॉर टाइम, एंड यू बिलोंगिंग टू आईटी सेक्टर, तो इसलिए हमने संडे को ये सेशन किया। वापस से आपका वो रूटीन चालू हो जाएगा कल से, मीटिंग्स एंड ऑल दैट। यस। तो थैंक यू फॉर योर टाइम टू, आपके काफ़ी बिजी शेड्यूल भी रहता है, तो उसमें से हमने ये जो भी कुछ टाइम अवेलेबल होगा उसके बेसिस पे हमने ये कंटिन्यू किया। तो जैसे जैसे आगे चल के हमारा टाइम रहेगा उसके डिपेंड, स्टॉक्स वगैरह जैसे कि हमने अभी भी बात किया था कि कुछ फंडामेंटल या फिर कुछ टेक्निकल व्यू रहेंगे, कुछ बाकी के पॉइंट की पॉइंट्स रहेंगे। आपका लगे तो आप मुझे कमेंट्स में या फिर जो जैसे ये वीडियो शेयर होगा, तो आप लोगों का जो भी कुछ व्यू रहेगा कमेंट सेक्शंस में, तो उसमें उसके बेसिस पे हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। सॉरी। ओके।
रिपीट कर लेता हूँ। ओके। तो जैसे ये वीडियो आप इससे यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा, तो उसके बेसिस पे वहाँ पे जो भी कुछ कमेंट्स वगैरह रहेंगे, क्या क्या काम यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं या फिर क्या इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि आरएसए हो गया, डाइवर्जेंस हो गया, मूविंग एवरेज हो गया, फिबोनाची को हम किस तरीके से हम उसको और इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। ये तो मैंने बस समरी के बेसिस पे एक बेसिक बेसिक चीज़ें यहाँ पे बता दी। जो अगर आपको जो स्विंग ट्रेडिंग करना है या फिर पोजिशनल बेसिस पे कुछ करना है, तो उसके बेसिस पे आप उसको यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा और अगर आपका टाइम फ्रेम कम हो गया या फिर थोड़ा सा जो डेरिवेटिव सेगमेंट में आप उसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, देर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स। तो अब जैसे कमेंट सेक्शन में आएगा या फिर जैसे मेरे कुछ क्लाइंट्स के व्यू आएंगे, उसके बेसिस पे हम उसको ऐड करते जाएंगे। ओके। ओके, श्योर। या, थैंक यू। सो थैंक यू फॉर योर टाइम।